हम्म, हम्म, हम्म। चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भी आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर, और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार सिलेक्शन वे में। देखिए साथियों, ये हमारी क्लास चल रही है स्टेट्स ऑफ मैटर की, केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था। आज हम उसी के आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेस होते हैं, वो आपको सबको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स को मैं ऑन कर लेता हूँ, और जल्दी से बताइए कि क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, इज एम प्रॉपरली ऑडिबल। और फिर हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, और बढ़िया तरीके से जो कंटेंट है आज का वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? ठीक है। आइए देखिए। तो साथियों मैं बता दूं, कोई दिक्कत तो नहीं आता? एक बार जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। चलिए। तो देखिए बालक, हमने यहाँ पे जो डिटेल से पढ़ा है वो क्या पढ़ा अभी तक? हमने देखिए साथ तो ये पढ़ लिया था कि कैसे भैया यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में परिवर्तन होता है, कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने पर, टेम्परेचर को घटाने पर हमारी बहुत सारी अवस्थाओं में परिवर्तन है जो देखने को मिलेगा। हमने इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ दिया। और खासकर मैंने आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो किया था दो चीजों के ऊपर। देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते थे, जो कंसेप्ट बनते थे बेटा, वो बनते हैं कहां से? एक तो बनता है इवोपरेशन से, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और एक क्वेश्चन साथियों सबसे ज्यादा बनता है कहां से? यहाँ पे सब्लिमेशन से, जिसे बोलते हैं हमें ऊर्ध्वपर्तन। अब मैं आपको बता दूं कि देखो, जैसे मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये भी जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं इनको भी समझा देता हूं मैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि इक्का दुक्का क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनेशन में यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें दिक्कत मत करना, आपको सारे के सारे जो फैक्ट है वो यहाँ पे बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं, हमने पढ़ा था बहुत ही बढ़िया तरीके से कि कोई सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है। ठोस को भी आप गर्म करोगे, है ना। आपने ठोस को यहां पे गर्म करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही आपने ठोस को यहां पे गर्म कर दिया तो भैया टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पे वो लिक्विड हो जाता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जैसे ही आपने उसमें गर्मी देना शुरू कर दी वैसे ही वो यहां पे लिक्विड में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ समय लेगा। तो हम जब बात करते हैं तो चीजें जो होती है वो धीमे धीमे होती है। इट्स ए केमिकल प्रोसेस। और मैं बता चुका था कैसी चीज होती है, कि आप जब यहाँ पे तापमान बढ़ाओगे तो तापमान के बढ़ाने पर साथियों इनमें जो पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? कंपन होता है। कंपन होता है, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ती है मतलब गति करते हैं। और इसी से कहीं ना कहीं साथियों ऊर्जा बढ़ने पे क्या होती है, कि ऊर्जा बढ़ने पे तापमान भी बढ़ेगा। तापमान के बढ़ने पर या तापमान के बढ़ने से ऊर्जा बढ़ती है, और जिसके अंदर यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अब हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछा गया, वो है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, कि सर गलनांक बिंदु क्या होती है वो बता दीजिए। देखिए, तो उसी कंसेप्ट को समझा रहा हूं बहुत प्यारे तरीके से। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं, कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम पहले उनको भी जरा समझ लेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है साथियों, कि वह न्यूनतम तापमान, समझना ध्यान से, कि हम जब बात करते हैं तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, कि मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड यहां पे क्या बन जाता है साथियों, जिस पॉइंट पर आके सॉलिड जो होता है वो लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। तो मतलब वो कैसा टेम्परेचर होता है? मिनिमम टेम्परेचर है या मैक्सिमम टेम्परेचर है? वो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है। मतलब जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे पानी के बारे में। आप ये जानते हैं साथियों, जो ठोस होती है वो 0 डिग्री पे पिघलना पिघलना शुरू करती है। अब 0 डिग्री से नीचे पानी नहीं पिघलेगा, 0 डिग्री के बाद ही पिघलेगा। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर ठोस जो होती है पिघलकर द्रव्य बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसे बोलते हैं सिंपल सी भाषा में गलनांक बिंदु। अब ये गलनांक बिंदु होता है ना भैया, ये हर किसी वस्तु का अलग अलग होता है, हर किसी पदार्थ का अलग अलग होता है। आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधी ये नहीं पूछेंगे कि बता दो कि गलनांक बिंदु की यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है। गलनांक बिंदु यहाँ पे किसका ज्यादा है किसका कम है, ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है। और ये है आपके सामने पूछा गया क्वेश्चन।
ये जो टेबल मैं बता रहा हूं ना, इस टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। अभी मैं एसएससी की पेपर देख रहा था, तो एसएससी की पेपर में सीधी सीधी क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि सबसे कम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। बच्चे लगा के आगे साथ कौन से, मरकरी, जबकि ऑप्शन में दिया था हीलियम। ठीक है, अभी हम बता देते हैं, सुनो। तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा साथी होता है टंगस्टन का। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, जो कि एक तरह की धातु होती है। और टंगस्टन को दिखाया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू से इसको हम शो करते हैं, धातु होती है। इसका साथियों मेल्टिंग पॉइंट बनता है 3422 यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इतना तापमान जब दोगे तब ये पिघलना शुरू करेगी, उबलना नहीं, पिघलना शुरू करेगी। सोचो कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पिघलना शुरू करती है। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाली कोई यहाँ पे जो तत्व मिलेगा, या सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला जो पदार्थ है वो कौन सा भी है हमारे पास में, टंगस्टन है। आप जानते हैं कि टंगस्टन का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो टंगस्टन का साथियों इस्तेमाल हम करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। ठीक है, तो जो बल्ब होता है ना, बल्ब, बिजली का बल्ब होता है, तो बिजली का बल्ब जो बनता है साथियों, उसका जो फिलामेंट होता है, तो फिलामेंट के अंदर हम टंगस्टन का इस्तेमाल है जो करते हैं। ये बात आप जरा समझना। तो बल्ब के फिलामेंट की बात हम करेंगे, इसमें किसका इस्तेमाल है करते हैं, टंगस्टन का। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज्यादा हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पे अधातु धातु के बारे में, दूसरा देखो साथियों कौन सा हमारे पास है, मरकरी। मरकरी जो होती है साथियों एकमात्र ऐसी धातु होती है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। मरकरी कहने को धातु है, मेटल है, लेकिन एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में मिलती है। ये सीधी सीधी क्वेश्चन बनते थे पहले एग्जामिनेशन में, लेकिन अब क्या करें भैया, हमारे चैप्टर से ना पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया, तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो मैं बता दूं साथियों कि जो मरकरी है वो हमारी एकमात्र ऐसी धातु होती है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसका साथियों मेल्टिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हो कि -39 पर ही क्या होती है, पिघल जाती है। और इसलिए किस अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। हमारे थर्मामीटर में हम इसका यूज करते थे। आपको बताऊं साथियों, ये जो मरकरी है ना, सबसे बड़ा दुश्मन होता है एल्यूमिनियम का। अगर आप कभी यहाँ पे जहाज पे जाते हैं, मान लीजिए एरोप्लेन पे जाते हैं, क्योंकि एरोप्लेन की जो बॉडी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। आपको बता दूं साथियों, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक एक जेब में आपके पास थर्मामीटर है जिसमें मरकरी भरी पड़ी है, और एक जेब में आपके पास में पिस्तौल है। तो हो सकता है भैया कि एक बार किसी एक को जाने दिया जाए, तो हो सकता है वो पिस्तौल के अंदर जाने देगा, लेकिन मरकरी वाले थर्मामीटर को गलती से भी एरोप्लेन में नहीं जाने देगा। इसका रीजन क्या भैया? रीजन ये है क्योंकि मान लीजिए आप 36,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और किसी कारण से वो थर्मामीटर टूट जाए, तो वो जो मरकरी होगी वो कहां गिरेगी भैया? तो मरकरी गिरेगी इस प्लेन के अंदर, एल्यूमिनियम के प्लेन के अंदर। और समस्या वाली बात यह है कि मरकरी जो होती है वो एल्यूमिनियम को भैया बहुत आसानी से गला देती है। तो सोचो कि 36,000 फीट की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम गल जाए, प्लेन फट जाएगा और सभी के सभी यात्री यहाँ पे स्वाहा हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सबसे बड़ा दुश्मन इसका एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम से दूर रखो किसको, मरकरी को। मैं ये बताना चाहता हूं, एल्यूमिनियम हो गया, ये एल्यूमिनियम से बनने वाले हमारे पास में बहुत सारे जो धातु होती है, अलॉयज होती है, मिश्र धातु होती है, ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो मरकरी साथियों धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है। धातुओं में सबसे कम किसका मिलता है? तो आंसर मरकरी का मिलता है। अब क्वेश्चन बन जाए कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बता दो। तो सबसे कम भैया मेल्टिंग पॉइंट होती है किसकी? तो आंसर है हीलियम की। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है भैया -272 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझो ध्यान से, मतलब सबसे कम तापमान कितना मिल सकता है भैया? सबसे कम तापमान मिल सकता है 273 डिग्री केल्विन, या 273 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे 1 डिग्री ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये जो होती है कभी भी यहां पे सॉलिड नहीं बन सकती। इसको हम सॉलिड बना ही नहीं सकते, इसको हम ठोस बना ही नहीं सकते। मतलब हम बाकी सभी गैस को एक बार ठोस बना सकते हैं, एक बार पॉसिबल है ठोस बनाना। किस गैस को ठोस नहीं बनाया जा सकता साथी? तो आंसर है हीलियम को। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है सभी तत्वों में, सभी एलिमेंट में? तो आंसर है हीलियम का। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, बताइए कि सबसे कम यहां पे मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो आंसर है हीलियम का। धातुओं में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो आंसर है मरकरी का। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो आंसर है टंगस्टन का। तो क्लियर है सारी बातें, आप गलती नहीं करोगे। जल्दी से बता दो मुझे कमेंट के अंदर कि ये छोटी सी बात यहाँ पे चमकी है कि नहीं चमकी है, बोलो हाँ या ना। चलो, यहां तक की बात पूरी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
बेटा पीरियोडिक टेबल मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी ना। पीरियोडिक टेबल भले ही सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन स्टिल में पढ़ाऊंगा। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमारा क्या बेस होता है। अगर बेस नहीं पढ़ोगे तो हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं बेटा वो थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट है, इसको जरा समझना। बहुत अच्छा कंसेप्ट बनता है देखिए हमारे लिए। सर एक हमारे पास में थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हाई लेवल। सर ये हाई लेवल कंसेप्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर ना ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट है, बस समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखो ध्यान से, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। जिसे बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या इसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। देखो अगर कहीं पे भी एक चीज मैं बता दूं तो जरा समझने का प्रयास करना। जहां पे भी देखिए फ्यूजन शब्द का बेटा मतलब होता है, जहां पे भी हम फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में साथियों फ्यूजन जो होता है किसके बराबर होती है? वो होती है साथियों मेल्टिंग के बराबर। सर मेल्टिंग मतलब क्या होती है? कि मेल्टिंग होती है जब हम सॉलिड को किस में बदलते हैं? लिक्विड में बदलते हैं, है कि नहीं। आप जब यहां पे ठोस अवस्था को द्रव्य अवस्था में बदलते हैं तो उस समय हम किसका यूज करते हैं साथियों? फ्यूजन का। या उस समय किसका इस्तेमाल करते हैं? मेल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे सर मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों एक होती है तो उसको हम डिफरेंस क्यों मानते हैं? अब एक कंसेप्ट को समझो, बहुत प्यारा। देखो जैसे मान लो कि मेरे पास एक लोहा है, सुनना, मान लो कि मेरे पास एक लोहा है साथियों, ये लोहा देखो ध्यान से। अब ये बताओ कि लोहे को मैंने जब गर्म किया, मान लो ये मेरे पास में लोहा है, ठीक है। इस लोहे को जब मैंने गर्म करना शुरू कर दिया तो क्या ये जो लोहा होगा वो एकदम से पिघल जाएगा? नहीं। लोहा पहले गर्मी खींचेगा, गर्मी खींचेगा, गर्मी खींचेगा, तापमान खींचेगा, तापमान खींचेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा साथियों जहां पे जो लोहा है ये क्या होगा? देखिए साथियों पिघलना शुरू करेगा। बोलो हाँ या ना। ये जो लोहा होगा वो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। अब आपसे मैं यही बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पे जो हमने ऊर्जा दी है, मतलब लोहे को पिघलाने के लिए हमने जो इतने समय तक उसको गर्म किया है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब क्या है? सुनो ध्यान से, देखो ये टेबल समझो, ये टेबल को समझ गए ना। तो ये जो ये जो समझा रहा हूं इसको जरा समझो। देखो ये टेम्परेचर में और हीट में हमारे पास में क्या है साथियों? तो ये हमारे पास में टेम्परेचर में और हीट में हमारे पास में एक वो दिया गया। आप जब यहां पे हीट बढ़ाते हैं, देखो हीट बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, हीट बढ़ाते हैं, तो हीट के बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। आपने किसी वस्तु को गर्म किया तो किसी वस्तु को गर्म करने पर यहां पे हीट देते देते टेम्परेचर बढ़ेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप हीट तो दे रहे हो, आप लगातार उसे गर्म तो कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर कैसे हो गया? बराबर हो चुका। देखो तो एक ऐसा समय जब यहां पे आप लगातार उसे हीट तो कर रहे हो, गर्म तो कर रहे हो, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। इस वाले पॉइंट पर हमारे पास क्या है साथियों? इस वाले पॉइंट पे हमारे पास में टेम्परेचर कैसा हो चुका है? देखो समान हो चुका है। मतलब आप किसी वस्तु को लगातार गर्म किए जा रहे हो, गर्म किए जा रहे हो, गर्म किए जा रहे हो, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। भैया वो एनर्जी कहां जा रही है फिर? अगर आप किसी को गर्म कर रहे हो तो कहने का उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब लगातार गर्म किए जा रहे हो, गर्म किए जा रहे हो, गर्म किए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, वो फूट नहीं रहा है, तो क्या होगा? उसके अंदर यहां पे क्या हो रहा है साथियों? बदलाव हो रहा है। कैसा बदलाव हो रहा है? कि उसके जितने भी ठोस के कण होते हैं, जितने भी ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, वो सब की सब टूटना शुरू कर देंगे, और एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसके बाद उसकी स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो पूर्ण रूप से पिघल जाएगा। समझ में आ गई? तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जाते समय एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आप ऊष्मा तो देते हैं, हीट तो देते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता। वो सारी की सारी ऊष्मा कहां जाती है? उसको पिघलने में बदलती है। पिघलने मतलब उसकी उसकी अवस्था में परिवर्तन करती है। तो उसी ऊष्मा को, उसी हीट को क्या कहा जाता है? उसी हीट को साथियों बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर होगी? एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, समझना जो मैं कहने वाला हूं। देखो आप किसी को उल्टा सीधा बोलते जा रहे हो भयंकर तरीके से, पहले तो गुस्सा कर रहा था, भयंकर गुस्सा कर रहा था, अब आपने उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, वो कुछ बोल नहीं रहा है, चुपचाप सुन रहा है बातों को। अब आप टेंशन में आ गए कि भैया मैं इसको इतना सुना रहा हूं, इतना सुना रहा हूं, इतना सुना रहा हूं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वो चुपचाप सारी की सारी बातें अंदर अंदर भरा जा रहा है, और एक समय के बाद वो इतना फूटेगा कि सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। मतलब हो जाता है वो तुम पे थप्पड़ वप्पड़ मारना शुरू कर दे, है कि नहीं? मतलब होता नहीं कि आप जब रिएक्शन करना बंद करते हैं, चीजों को सुनना शुरू कर देते हैं, तो वही मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा समय जहां पे हीट तो दी जा रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो उस समय सारी की सारी हीट का इस्तेमाल करते हैं अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। तो जिस हीट का यूज किया जाता है उसे ही बोलते हैं साथियों क्या? लेटेंट हीट। उसे बोलते हैं संगलन की ऊष्मा। अब ये ऊष्मा क्या कर रही है? सॉलिड से लिक्विड कर रही है, मतलब फ्यूजन कर रही है। फ्यूजन मतलब इसके द्वारा क्या होगा बताओ जल्दी से? तो इसके द्वारा साथियों यहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? फ्यूजन की क्रिया हो रही है।
फ्यूजन मतलब इसके द्वारा साथियों यहाँ पे गलन किया जा रहा है, गलन मतलब इसके द्वारा चीजों को मेल्ट किया जा रहा है, तो इसलिए हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई है? इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो ध्यान से। अब मान लो कि आपने सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, आपने ठोस को द्रव्य में बदल दिया। अब जैसे ही द्रव्य में बदल दिया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, कि आपने फिर से गर्म करना शुरू कर दिया इसको। आप जैसे ही गर्म करोगे तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। क्लियर सारी बातें? अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपने फिर से उसे ऊष्मा देना शुरू कर दी, गर्मी देना शुरू कर दी, लेकिन तापमान नहीं बढ़ रहा। अब क्या हो रहा भैया, अब उस समय जितनी भी ऊष्मा है वो सब की सब यूज की जा रही है इसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। तो इस पॉइंट के बाद फिर से हमारा जो टेम्परेचर वो कैसा हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। अब इस समय जितनी भी एनर्जी दी जा रही है, जितनी भी ऊष्मा दी जा रही है, वो सारी की सारी ऊष्मा का यूज कर रहे हैं उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। समझ गए छोटी सी बात? तो अवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है और जो ऊष्मा दी जा रही है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं, आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। सुनो ध्यान से, देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं, देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रहा हूं, सुनो। जैसे हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, मैं एग्जाम्पल यहां पर लेता हूं पानी का। देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है साथियों किसका, यहां पे पानी का लिया है। जरा समझना, बहुत प्यारा पॉइंट है, आप हर एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो जैसे यहां पे मान लो कि हमने तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया, अब आपने हीट दी तो हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ा। अब ये एक ऐसा पॉइंट आ चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सुनो कि आप यहां पे ऊष्मा तो दे रहे हो, गर्मी तो दे रहे हो, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, कितना भी 0 डिग्री है। आप यहां पे ऊष्मा तो दे रहे हो, टेम्परेचर कितना 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे आते आते एक ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि 0 डिग्री पे साथियों यहां पे सारा का सारा जो बर्फ है वो पानी में बदलना शुरू हो जाएगा। अब 0 डिग्री से देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सारा का सारा क्या बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा। अब आप जानते हैं कि पानी उबलना कहां पे शुरू करता है, 100 डिग्री पे। अब आपने क्या किया, हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पानी का टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री नहीं हो जाता, क्या पानी यहां पे भाप बन के उड़ना शुरू करेगा? नहीं उड़ेगा। जैसे ही आपने ऊष्मा गर्म कर दी, मतलब पानी को गर्म करना शुरू कर दिया, तापमान मैक्सिमम कितना पहुंच गया, 100 डिग्री। अब ये बताओ कि 100 डिग्री पे क्या एकदम से सारा का सारे पानी भाप बन जाएगा? नहीं बनेगा। एकदम से सारा का सारे पानी भाप तो नहीं बनेगा। अब जैसे ही 100 डिग्री पे तापमान पहुंचा, आप लगातार गर्म किए जा रहे हो, तो यहां पे तापमान 100 डिग्री कांस्टेंट रहने वाला है और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक यहां पे सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ना ना शुरू कर दे। क्लियर सारी बात है? तो इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। मतलब ये जो ऊष्मा होती है अवस्था में परिवर्तन के लिए चली जाती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने क्यों बताया, इसका रीजन बताओ। कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसके कभी कभी क्वेश्चन हमारे जो है वो एनटीपीसी में आ सकते हैं। मैं पहले बता दूं, एएलपी में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। इसके क्वेश्चन साथ आपके एसएससी में बन जाते हैं। इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे कभी कभी रेलवे के अंदर जो एग्जाम होते हैं ना, सेक्शन कंट्रोलर, ये सेक्शन कंट्रोल बोलो, जो हमारे एनटीपीसी के एग्जाम होते हैं उनमें आ जाते हैं। तो ऐसी जगह क्वेश्चंस बन जाते हैं इसकी कभी कभी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? तो सुनो ध्यान से, हमेशा साथियों जो वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है वो किससे ज्यादा होती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा से ज्यादा होती है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती है, वेपराइजेशन की या फ्यूजन की। बेटा सिंपल सी बात है, हमें तापमान किस में ज्यादा देना पड़ेगा? सॉलिड को लिक्विड करने में, लिक्विड को गैस करने में, लिक्विड को गैस करने में। ठीक है, समझ गए ना? छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मैंने बताई हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। क्या ये टेबल क्लियर, क्या ये टेबल यहां पे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ सबके समझो कमेंट के अंदर, एक बार प्लीज जल्दी से बताइए। अगर मैं तुम्हारी कमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दूं ना बेटा, सही बताऊं पर्सनली, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम्हें। चलो आगे चले। देखिए बालक, तो हमने ये सारे के सारे कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में दिया जा रहा है कौन सा, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, जिसे बोलते हैं साथियों क्वथनांक बिंदु। अब क्वथनांक बिंदु क्या होता है उसको देखो ध्यान से। जैसे हमने समझा कि ये मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि ठोस को द्रव्य में परिवर्तन किया जाता है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं क्वथनांक बिंदु के बारे में, देखो तो किसी भी वायुमंडल दाब पर, जिसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
तो किसी भी वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वह टेम्परेचर जिस पर द्रव्य जो होता है वो उबलने शुरू कर देता है, उबलना शुरू कर देगा, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। आप सीधे सीधे ये समझो कि ये वो तापमान होता है साथियों जिसमें लिक्विड जो होती है वो किसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। तो लिक्विड यहां पे उबलना शुरू कर देगी और किसमें कन्वर्ट होना शुरू करेगी? गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, पानी उबलना शुरू कर देगा। अब आपको मैं बता दूं, हमेशा हर वस्तु के लिए, हर हर पदार्थ के लिए ये हमेशा याद करना साथियों कि बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है? तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू साथियों हमेशा मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होती है। ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं पानी की बात करता हूं, देखो अगर मैं एग्जांपल करूं यहां पे पानी के बारे में, तो पानी का आप समझो कि पानी का साथियों जो यहां पे क्वथनांक बिंदु है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पानी का साथियों जो गलनांक बिंदु है वो 100 डिग्री, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 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 मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होती है। आप इसको उल्टा मत कर देना, कभी क्वेश्चन आ जाए बोले कि किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू कम होती है, तो आपको ये बात लॉजिकली याद रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू हमेशा कैसे होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों के दोनों ऊष्मा बता दी है कि दोनों के दोनों ऊष्मा का मतलब होता क्या है, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन जो प्यारा बनता है वो बनता है अशुद्धियों को लेके। देखो कि हम जब अशुद्धियां यूज करते हैं, अशुद्धियां क्या होती है कि कभी कभी हम यहां पे कुछ ऐसे पदार्थ को यूज करते हैं जो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बर्फीले क्षेत्र होते हैं, तो बर्फीले क्षेत्र में जब यहां पे बर्फ जम जाती है तो बर्फ को हटाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। कभी फील किया आपने? जैसे मान लीजिए अभी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम के अंदर यहाँ पे अक्सर बर्फबारी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो अक्सर बर्फबारी को हटाने के लिए साथियों यहाँ पे हम बर्फ का यूज करते हैं। बर्फ को मतलब बर्फ को हटाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो मुद्दा बनता है कि नमक करता क्या है? नमक ऐसा क्या करेगा जिससे बर्फ जल्दी पिघल जाती है? तो उसी को लेके यहाँ पे कंसेप्ट है कि अशुद्धियों का गलनांक बिंदु पर और क्वथनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जरा समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट है और दूसरा हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट है। देखो आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता भी है कब? जब सॉलिड से लिक्विड जाती है, ठोस से द्रव्य जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब लिक्विड से कहा जाते हैं, गैस में जाते हैं। ठीक है, कंफर्म है? चलो अब मैं एक एक करके सारी बातें समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों? यहां पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक के बारे में। देखो जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां साथियों गलनांक बिंदु को यहां पे क्या करती हैं? कम कर देती हैं। तो अशुद्धियां यहां पे क्या करती है बेटा? गलनांक बिंदु को घटा देती हैं। गलनांक बिंदु को घटाने का मतलब होता है ये कि गलनांक बिंदु को घटाने का मतलब होता है साथियों कि वो जल्दी पिघल जाती है, जल्दी ही पिघल जाती है। आप ये तो बोल रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैं पूछूं आपसे, समझना, बहुत एग्जांपल, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास साथियों एक धातु है ए है जो यहां पे पिघलना शुरू करती है 10 डिग्री तापमान पर, और एक धातु साथियों बी है जो यहां पे पिघलना शुरू करती है 4 डिग्री तापमान पर। ये 4 डिग्री तापमान पे पिघल जाती है। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है साथियों? आप कहेंगे सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है? कम है। बोलो जल्दी से। अब मेल्टिंग पॉइंट को कम करने से होता क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट को बेटा कम करने का फायदा ये मिलता है कि वो चीज जल्दी पिघल जाती है। अब जैसे मैं पानी की बात करूं, जैसे मैं आइस की बात करूं, तो यहाँ पे आइस जो होता है वो 0 डिग्री तापमान पे यहाँ पे क्या होता है? पिघलना शुरू करता है। आप जैसे ही यहाँ पे तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दोगे, ये पानी क्या होगा बेटा? पिघल जाएगा। बोलो हाँ, जो पानी है वो यहाँ पे पिघल जाएगा। आप समझ गए छोटी सी बात को? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो अशुद्धियां डालने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो बर्फ कैसे जल्दी पिघलती है? अब मान लो फॉर एग्जांपल ये बर्फ है हमारी, अब ये बर्फ बेटा पिघलती है कितने पे? 0 डिग्री तापमान पे, है कि नहीं? और आसपास यहां पे तापमान चल रहा है कितना? यहां पे -2 सेंटीग्रेड। कितना? -2 सेंटीग्रेड। अब ये बताओ कि क्या ये बर्फ जल्दी पिघलेगी? नहीं पिघलेगी। क्यों? आसपास का तापमान -2 सेंटीग्रेड है और बर्फ को पिघलने के लिए कम से कम 0 डिग्री तापमान चाहिए। तो क्या करे? नमक डाल दो। इससे क्या होगा? इससे होगा ये साथियों की जो बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलती, अब वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पिघलना शुरू हो जाएगी। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाया है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, इसका मेल्टिंग पॉइंट यहां पे कम हो गया। समझ गए? जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो बर्फ यहां पे जल्दी पिघलेगी और रास्ता जल्दी से साफ हो जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट। हम जब अशुद्धियों को मिलाते हैं तो अशुद्धियों को मिलाने से जो गलनांक बिंदु होती है वो कम हो जाती है, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं बर्फ को हटाने के लिए। क्लियर सारी बातें? गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी। चलो दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से।
कि हम जब बात करते हैं साथियों यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, देखो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, सुनो। बॉइलिंग पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। ये पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन के अंदर, इस बात को जरा समझना कि प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब यहां पे अशुद्धियों को जब मिलाते हैं उससे क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब यहां पे जो पानी जल्दी गर्म हो सकता था अब वो लेट में गर्म होगा। ठीक है, क्लियर सारी बातें। जैसे पानी को नमक में अगर पानी को पानी में नमक डाल दिया जाए तो पानी को नमक में डालने पर वो देर से उबलता है, वो काफी लेट उबलेगा। ये बात होती है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे होता क्या है साथियों कि अक्सर यहाँ पे जब पानी है वो उबल के गैस बन जाता है या पानी उबल के भाप बन जाती है। हम नहीं चाहते कि पानी जल्दी से भाप बने, उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने के लिए साथियों क्या मिला दो, उसमें नमक मिला दो। तो आप जब अशुद्धियां मिलाते हैं किसी भी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो उससे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो बनता है एग्जामिनेशन के अंदर। थोड़े थोड़े क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बताइए द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड डैश। पूछा गया हमसे कि अशुद्धियों की उपस्थिति में ठोस का जो गलनांक बिंदु होता है वो क्या होता है। तो मैं बता चुका हूं कि अशुद्धियों जब यहां पे गलनांक बिंदु की बात करेंगे बालक, तो गलनांक बिंदु की हम जब बात करते हैं तो अशुद्धियों को मिलाने पर उसका गलनांक बिंदु बढ़ता है या कम होता है, तो इसका गलनांक बिंदु यहां पे कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो बिल्कुल सत्य बनेगा। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो आप ये समझ गए कि क्यों यहाँ पे बर्फ को हटाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप जरा समझना, क्योंकि बर्फ को हटाने के लिए नमक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि नमक क्या हमारे पास में अशुद्धि होती है और अशुद्धियों के द्वारा उनको बड़ी आसानी से हटा दिया जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये, देखिए ध्यान से। अब मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं उनको देखो। हमने देखिए अभी तक साथी क्या क्या पढ़ लिया है हमने। तो इसमें ये टेबल पढ़ी थी जिसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। हमने यहाँ पे मैटर के अंदर पढ़ा, देखो कि मैटर हमारे पास में 5 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होती है, प्लाज्मा होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। और इनकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है हमने वो भी समझ लिया। मतलब इनकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है जिसे बोलते हैं चेंज इन स्टेट। तो हमने यहाँ पे अवस्था में जो परिवर्तन है इसको भी यहाँ पे समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे केमिकल मैटर्स के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अब हमारी जो शुरुआत होने वाली किसको होने वाली है साथियों, वो होने वाली हमारे केमिकल यहाँ पे रासायनिक गुणों को लेके। अब जरा समझो ध्यान से, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत डिटेल से बता रहा हूं, सुनो। क्योंकि ये जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा ना अभी आपको, इनमें पहले कंसेप्ट समझना होना पड़ेगा मैं थोड़ा सा, कि हम जब बात करते हैं पदार्थ के बारे में, अब पदार्थ बनते किसके हैं, पदार्थ का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उस बेसिस पे हमने पदार्थों को 2 भागों में तोड़ा है। पहला होता है जिसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं मिश्रण, जिसे बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, पहला होता है हमारे पास में शुद्ध पदार्थ और एक होता है हमारे पास में मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थों को भी हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला होता है हमारे पास में एलिमेंट्स और दूसरा साथियों हमारे पास में पाया जाता है जिसे बोलते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, और हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स को भी हमने 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया है, जिसमें एक होता है हमारे पास में मेटेलिक, एक होता है नॉन मेटेलिक, ये होता है हमारे पास मेटेलिक, एक होता है साथियों नॉन मेटेलिक, और तीसरा हमारे पास मिलता है जिसे बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। सर मेटेलॉइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मेटेलॉइड्स को साथियों हिंदी में जो नाम दिया जाता है वो देते हैं हम लोग यहाँ पे उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, हिंदी में से कहते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। कंपाउंड्स की बात करते हैं, यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक भी हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक और एक होता है हमारे पास में अकार्बनिक। और मिक्सचर की बात करेंगे बालक, तो मिक्सचर हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण जिसे बोलते हैं होमोजीनस, एक होता है हमारे पास में असमांगी जिसे बोलते हैं हेटेरोजीनस। इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं शुद्ध पदार्थ की शुरुआत करता हूं। अब जरा यहां पे समझो एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे बनते हैं, किस किस तरह से हमारे फैक्ट है जो बनने पूछे आते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब मैं एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं, सुनो ध्यान से। देखो जो एलिमेंट है ना बालक, एलिमेंट को तो मैं इन डिटेल से पढ़ाऊंगा। कहां पढ़ेंगे भैया इसको, तो एलिमेंट्स को साथियों मैं बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। इसको तो मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा आपको जब मैं यहां पे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं आपको साथियों बता दूं कि आवर्त सारणी भले ही हमारे सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन इसको मैं इन डिटेल से पीरियोडिक टेबल के अंदर यहां पे पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर हम जो चीजें समझेंगे वो यहीं पे समझने वाले हैं।
तो अभी मैं क्या करूंगा साथियों, अभी आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, और हमारे एग्जामिनेशन में यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इन डिटेल से, कतई हर तरीके से पोस्टमार्टम वाला जो कंसेप्ट होता है हम पढ़ेंगे यहाँ पे आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। चलो अब जरा यहां पे समझिए। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके द्वारा यहाँ पे खोजे गए थे, कि किसने पहली बार यहाँ पे एलिमेंट का जो नाम है वो यूज किया, तो हमारे बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट बॉयल साहब। तो रॉबर्ट बॉयल साहब ने 1661 में, 1661 में यहाँ पे पहली बार साथियों शब्द यूज किया जिसे बोलते हैं तत्व। तो रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में यहां पे सबसे पहले किस शब्द का इस्तेमाल किया साथी, तो आंसर तत्व शब्द का इस्तेमाल किया जिसे बोलते हैं एलिमेंट। ये बात हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, देखो ध्यान से, कि रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द वर्ड या यूज द टर्म दैट इज एलिमेंट, ठीक है, इन 1661। ये बात मैं अपने मन से बता रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया। तो किसने यहां पे सबसे पहले तत्व शब्द की खोज की है, तो तत्व शब्द की बेटा खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे हमारे यहाँ पे, एलिमेंट खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट बॉयल साहब थे। लेकिन एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन बनेगा कि किसने सबसे पहले एलिमेंट की परिभाषा दी। तो एलिमेंट के साथ परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति है वो अलग है। तो परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम है एंटोनियो लॉरेंट लेवेजायर। तो एंटोनियो लॉरेंट लेवेजायर जो थे साथियों, उन्होंने पहली बार यहां पे किसकी परिभाषा दी है, तो एलिमेंट की परिभाषा दी है। ही वाज द फर्स्ट वन टू गिव द यूजफुल डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है कि किसने खोज की है, किसने परिभाषा दी है। तो खोज करने वाले है, क्या आप कह सकते हैं कि जो नाम देने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे पास में रॉबर्ट बॉयल साहब। लेकिन सबसे पहले परिभाषा जो दी जा रही है ना बालक, वो दी जा रही है एंटोनियो लॉरेंट लेवेजायर के द्वारा। तो एंटोनियो लॉरेंट लेवेजायर व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले तत्व की जो परिभाषा है उन्होंने दी है। अब मुद्दा बनता है कि सर एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध होते हैं। पहली बात तो ये कि एलिमेंट जो है हमारे पास में किसमें शामिल है साथियों, तत्व किसमें शामिल है, तो तत्व हमारे पास में एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध होते हैं और इनका निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से किया जाता है। मतलब एलिमेंट आर दी प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट आर दी प्योर सब्सटेंसेस दैट ओनली मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। मतलब इनका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से होगा। जैसे मान लीजिए हम गोल्ड की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, तो सोना जो है साथियों वो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। इसमें किसी प्रकार से अशुद्धियां नहीं होती, इसमें किसी प्रकार से कोई भी मिश्रण नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम के बारे में, कार्बन के बारे में, तो ये हमारे पास कैसी होती है साथियों, बिल्कुल प्योर होते हैं। आपको मैं बताऊं साथियों कि आप खुद ही बताओ कि क्या आप यहां पे एटम्स को देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। आप क्या यहां पे मॉलिक्यूल्स को देख सकते हो, क्या आप यहां पे अणु को देख सकते हो, नहीं देख सकते। लेकिन हम जब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो प्रकृति में सबसे पहले हमें जो चीज प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, एलिमेंट होती है। अगर मैं बात करूं यहां पे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे पास में एलिमेंट है। तो प्रकृति में हम जब पदार्थों को सबसे पहले जिस अवस्था में प्राप्त कर पाते हैं वो कौन सा हमारे पास में एलिमेंट है। इसके नीचे की जो अवस्था को देख नहीं सकते। जैसे हम बात करेंगे एलिमेंट से छोटा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। उससे छोटा होता है परमाणु, देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। तो प्रकृति में सबसे पहले प्राप्त किया जाने वाली पदार्थ की जो अवस्था है, सुनना ध्यान से, प्रकृति में मतलब हमारे आसपास, तो प्रकृति में हमारे आसपास सबसे पहले देखी जाने वाली जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है भैया, हमारे पास में एलिमेंट की होती है, तत्व की होती है। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई। तो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, कैसे घुमा सकता है, सुनो, पूछेगा कि पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, परमाणु होती है। पदार्थ की सबसे छोटी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, एटम होती है। लेकिन प्रकृति में प्राप्त किए जाने वाली, प्राप्त मतलब देखे जाने वाली, तो प्रकृति में देखे जाने वाली, सीन करने वाली सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, एलिमेंट होती है। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट समझ गए, गलती है नहीं करोगे बिल्कुल भी, बताओ सबके सब जल्दी से, मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। बीच बीच में तुम्हारे कमेंट्स में देख लेता हूं ताकि लगता रहे कि हम यहां पे चीजों को समझेंगे। बहुत बढ़िया, यहां पे तो तुम्हारी बातचीत चल रही है।
ठीक है बालक, इतनी बात समझ गए। तो हमने इस बात को समझ लिया कि कैसे कैसे हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है देखिए बन जाते हैं। अब आप ये देखो कि हमारे पास में ना बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे बालक। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास में जो तत्व होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से सजाना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी एक टेबल बना दी जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि एलिमेंट्स को लेके कहां पर सबसे डिटेल में पढ़ाई जा सकती है, ये पढ़ाई की जा सकती है। तो एलिमेंट्स को समझने के लिए साथियों हमारे पास टेबल होती है जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी, इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। और ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हीलियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये सब के सब क्या है हमारे पास में, एटम्स है, एलिमेंट्स है। ये सब के सब एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास में 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक होती है धातुएं जिसे बोलते हैं मेटल्स, एक होती है साथियों जिसे बोलते हैं अधातुएं जिन्हें बोलते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरी होती है हमारे पास में मेटलॉइड्स जिनको हम उपधातु या अधातु या फिर हम जिनको हम उपधातु या अर्धधातु बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 3 तरह के एलिमेंट्स हैं जो देखने को मिलेंगे। तो अभी बेसिक इतना समझ लो, इतना समझ गए छोटी सी बात कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं, इसमें किसी प्रकार से अशुद्धियां नहीं पाई जाती। इनकी परिभाषा किसने दी है, तो परिभाषा दी है एंटोनियो लॉरेंट लेवेज़ारे के द्वारा। इनकी जो खोज कह सकते हैं या इनका जो नाम है किसने लिया सबसे पहले, तो नाम देने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है, रॉबर्ट बॉयल साहब हैं। ये बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दी है। चलो अब दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास में जिसे बोलते हैं कंपाउंड्स, इसे बोलते हैं यौगिक। अब ये जो कंसेप्ट है ना बाबू, ये जरा समझना ध्यान से कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। देखो, तो यौगिक जो होते हैं वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से निश्चित अनुपात में बनते हैं। देखो यहां पे शब्द आया साथियों जिसे बोलते हैं निश्चित अनुपात, और केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। अब यहां पे जो परिभाषा दी जा रही है ना, ये परिभाषा बड़ी मजेदार है। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, आप समझने का प्रयास करना, बहुत बढ़िया तरीके से सुनो। आप सबने यहाँ पे पानी का फॉर्मूला सुना है, बोलो हाँ या ना। हम सबने भी ये पानी का फॉर्मूला पढ़ा है जिसे बोलते हैं H2O। क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, ये तो बोलते हैं। अब मैं एक एग्जांपल पूछूं, बताओ अगर मैं एक हाइड्रोजन लूं और एक ऑक्सीजन लूं, सुनो, अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो क्या मैं एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ यहां पे पानी बना सकता हूं, नहीं बना सकता। अच्छा, अगर मान लो कि मेरे पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो पानी बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो पानी बन सकता है, नहीं बन सकता। पानी बनाने के लिए साथियों मुझे यहां पे 2 हाइड्रोजन और यहां पे 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं। देखो, पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। अगर मैं इसमें चीजों को बदल दूं तो हमें कुछ और मिल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। जैसे 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा, 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से पानी नहीं बनेगा। पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही चाहिए। आप समझ गए। तो यहां पे ये जो वैल्यू है फिक्स है, मतलब आप समझ लो कि जो रेशियो है वो फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। इसी को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं निश्चित अनुपात। क्लियर सारी बातें, मतलब हम जब बात करते हैं तो इनके बनने का जो यहां पे अनुपात होता है वो फिक्स होता है। इस बात को समझ गए छोटी सी बात कि किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए हमारे पास में निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं एक और देता हूं, सुनो ध्यान से। अगर मैं पूछूं आपसे अमोनिया, देखो ध्यान से, अमोनिया बनाना है, अमोनिया, तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, फॉर्मूला बनता है हमारे पास में NH3, यही तो बनता है। मतलब हमारे पास में 1 नाइट्रोजन होना चाहिए और 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है तो हमारे पास अमोनिया बन जाएगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए हमारे पास में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो आप ये समझ गए कि हम जब बात करते हैं किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड बनते कैसे हैं, यौगिक बनते कैसे हैं। ये एक तत्व से बनते हैं या एक से ज्यादा तत्व से बनते हैं, एक से ज्यादा तत्व से बनते हैं। मतलब ये अकेला नहीं बन सकता। मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या ये अकेला जो कार्बन लिखा हुआ है ये कार्बन के हमारे पास कंपाउंड है, नहीं है। आप समझ गए छोटी सी बात। तो इसको बनाने के लिए साथियों 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट को आपस में जुड़ना पड़ता है। और वो कैसे जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं निश्चित अनुपात में। और इनके बीच में क्या बनता है साथियों, इनके बीच में बनता है रासायनिक बंध। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे मैं बात करता हूं मीथेन को लेके। देखो एग्जांपल सुनो, एग्जांपल बड़े मजेदार है मेरे पास में। आप जैसे ये समझो, हम बात करते हैं मीथेन को लेके। आप सबने कहीं ना कहीं मीथेन का जो फॉर्मूला वो पढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना। अरे पढ़ा होगा ना सबने। देखो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो मीथेन का भी यह फॉर्मूला बनता है CH4, ये बनता है। अब मुझे बताओ कि मीथेन बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए।
आप कहेंगे सर मीथेन बनेगा जब हमारे पास में एक कार्बन होगा और कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे, तभी जाके मीथेन बनेगा। अगर मैं मान लो कि 2 कार्बन लूं और 2 हाइड्रोजन ले लूं तो क्या मैं मीथेन बना सकता हूं? नहीं बना सकता। समझ गए? तो मीथेन को बनाने के लिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन चाहिए। अब आप ये देखो ध्यान से कि मीथेन का निर्माण कैसे हुआ है कि 1 कार्बन यहां पर है, ठीक है, और इससे यहां पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं साथियों? इससे यहां पे 4 हाइड्रोजन जो हैं देखिए आपस में जुड़े हैं। आप समझ गए? तो 1 कार्बन से यहां पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब ये बताओ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आपको यहां पे कोई चीज दिखाई दे रही है? तो इसी को साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंध बोलते हैं। बंध वो रिश्ता होता है जो 2 चीजों को आपस में जोड़ता है। जैसे पूछे आपसे कि आपकी और आपकी घरवाली के बीच में क्या है, आप कहेंगे सर रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है? शादी का रिश्ता है। तो शादी क्या आपका बॉन्ड हो गई। आपका आपके महिला मित्र के साथ क्या संबंध है? सर वो मेरी महिला मित्र मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, तो गर्लफ्रेंड क्या है साथ बॉन्ड हो गया। महिला मित्र का पुरुष मित्र के साथ क्या संबंध है? बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड क्या साथ बंद हो गया। आपका आपके घर में छोटे भाई से क्या बॉन्ड है? वो मेरा भाई है, तो भाई क्या साथ बॉन्ड हो गया। तो मतलब रिश्ता जो है, तो इसी प्रकार से कार्बन हाइड्रोजन में यहाँ पे रिश्ता जुड़ा है। इस रिश्ते को हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं बॉन्ड, जिसको लेके हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। समझ में छोटी सी बात। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि भैया ये बता दो कि हम जब बात करते हैं किसके बारे में? कंपाउंड्स के बारे में। तो ये बताओ कि कंपाउंड का जो निर्माण है वो एक से हुआ है या एक से ज्यादा तत्व से हुआ है? 2 या 2 से ज्यादा तत्वों से हुआ है। ठीक है, एक ही जैसे तत्व होने चाहिए? अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये हमेशा किसी भी अनुपात में मिल जाती है, फिक्स अनुपात में मिलते हैं? ये हमेशा 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 फिक्स अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। समझ में छोटी छोटी सी बात। और निश्चित अनुपात का तो नियम भी हम पढ़ने वाले भी। मतलब कंपाउंड का जो निर्माण है हमेशा निश्चित अनुपात में होगा। और इनमें किसका निर्माण होगा? तो इनमें केमिकल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो हमारे पास में हम जब बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड हमारे पास कैसे पदार्थ है भैया? शुद्ध पदार्थ है। भैया शुद्ध पदार्थ क्यों होते हैं? इसका रीजन देखो ध्यान से। इनका निर्माण किससे होता है? एलिमेंट से होता है। बोलो जल्दी से। और एलिमेंट भी कैसे पदार्थ होते हैं? तो आंसर हमारे पास में शुद्ध पदार्थ होते हैं। अरे जब यहां पे मिलने वाला ही शुद्ध है तो बनने वाला भी कैसा होगा? शुद्ध होगा। समझ में आगे छोटी सी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया है ना? चलो अब मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो 2 नियम है, ये 2 नियम बड़े मजेदार हैं। हमारी पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है ना बालक, इन 2 नियम पे चलने वाली है। तो यहां पे 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक है साथियों जिनका नाम है एंटोनी लेवेज़ायर, और दूसरे व्यक्ति है जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, आपको मैं बता दूं साथियों कि एंटोनी लेवेज़ायर को एक नाम और दिया जाता है जिसे बोलते हैं द फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि किस व्यक्ति को यहां पे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? तो रसायन विज्ञान का जनक बेटा कहा जाता है एंटोनी लेवेज़ायर को। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा लेट आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनको क्या कहते हैं साथियों? इनको बोलते हैं रसायन विज्ञान का जनक। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहेंगे? तो वो कहा जाता है साथियों एंटोनी लेवेज़ायर को। ठीक है, और दूसरे यहां पे व्यक्ति हमारे पास में जोसेफ प्राउस्ट। देखो अब इन दोनों के द्वारा ना 2 बातें कही गई हैं, 2 नियम दिए गए हैं, और ये दोनों के दोनों जो नियम है ये पूरी केमिस्ट्री में लागू होते हैं। पूरी केमिस्ट्री में लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे लागू हो जाएंगे, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री में एक साथ लागू होने वाले हैं। देखो तो एंटोनी लेवेज़ायर ने साथियों पहला जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। सर ये क्या चीज होती है? जैसा नाम है वैसे ही काम है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है। अब आप लोगों ने फिजिक्स में बेटा पढ़ा है द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में, कि मास जो होता है साथियों हमारे पास में एक ऐसी इकाई होती है जिसे नापा जा सकता है। मास कैन बी मेजर, हम द्रव्यमान को नाप सकते हैं। अब आपसे मैं बता दूं, इनका ये कहना है कि आप कुछ भी कर लो, आप कैसी भी केमिकल रिएक्शन बना लो, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो द्रव्यमान होता है वो बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। जैसे एग्जांपल बताओ जल्दी से, जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। देखो हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है साथियों, जैसे यहां पे दी जा रही है कि CH4 की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन के साथ में, हमें बना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना। अब इनका ये कहना है कि जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही द्रव्यमान बाद में होना चाहिए। अगर द्रव्यमान में अंतर हुआ इसका मतलब है कि आपकी जो रिएक्शन है वो सही नहीं है, आपकी वो रिएक्शन जो है वो सही नहीं है, और ये हर जगह पे लागू होती है। जैसे एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि आपके पास 100 ग्राम दूध है, सुनना ध्यान से, मैं आपसे एग्जांपल पूछ रहा हूं। जैसे मान लो कि आप यहां पे चाय बना रहे हो, देखो आप यहां पे चाय बना रहे हो, ठीक है, तो चाय बनाते समय मैं यहां लिख देता हूं। देखो जैसे आप यहां पे बेटा चाय बना रहे हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से,
तो चाय में आपने क्या डाल दिया, देखो दूध डाल दिया, सिंपल सी बात है। दूध के साथ आपने चीनी डाल दी, है ना, चीनी डाल दी। साथ ही साथ आपने यहाँ पे थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दी, क्या डाल दी यहाँ पे, चाय पत्ती डाल दी, जिसे हम टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्लियर है सारी बातें। अब मुझे बताओ कि आपने कितना कितना डाला। देखो मैं बता देता हूं एग्जांपल। मान लो कि आपने यहाँ पे 50 ग्राम यहाँ पे दूध डाला, 20 ग्राम यहाँ पे चीनी डाली, ठीक है। आपने 10 ग्राम यहाँ पे चाय पत्ती डाली, और आपने 100 ग्राम क्या डाला भैया, यहाँ पे पानी डाला, क्या डाला, पानी डाला। तो बताओ भैया टोटल चाय कितनी बनी होगी। तो आपने हर चीज को नाप तोड़ के डाला है कि 50 ग्राम दूध है, 20 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम यहाँ पे चाय पत्ती है, और 100 ग्राम पानी है। आप जब इनको करोगे तो हमारे पास क्या बनेगी, चाय बनेगी। तो टोटल चाय कितनी बननी चाहिए, बताओ जल्दी से। तो टोटल चाय जो हमारे पास बनेगी वो कितनी बनेगी, 180 ग्राम बनेगी। आप समझ गए। तो आपने कहा सर टोटल चाय हमारे पास बननी चाहिए 180 ग्राम, क्यों, क्योंकि इन सब का जो एडिशन है वो हमारे पास कितना है, 180 ग्राम है। बोलो जल्दी से। मतलब जितनी चीज डालोगी उतनी ही चीज बनेगी अंत में। अब ये बताओ कि ये 180 ग्राम यहाँ पे एक साथ है, और यहाँ पे 180 ग्राम कैसे लास्ट में अलग अलग है। तो वही बात कही जाती है कि केमिकल रिएक्शन में यहां पे हमेशा जो वजन होता है, जो मास होता है, बराबर होता है। मतलब यहां पे जो मिलने वाला भार है, जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान हमेशा आपको दोबारा दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आप ये समझो कि हमारे पास मीथेन दिया गया CH4। मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो जैसे कार्बन है, तो कार्बन का साथियों वजन होता है 12 ग्राम के आसपास, ठीक है। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है साथियों, 1 ग्राम के आसपास होता है। देखो अब आप CH4 की बात करेंगे तो CH4 हमारे पास क्या बनेगा, तो CH4 देखिए बेटा बनेगा 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो आंसर देखो 16 ग्राम, सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना। तो CH4 का वजन कितना, 16 ग्राम है। इसी तरह से ऑक्सीजन होती है हमारे पास में 16 ग्राम के आसपास। ऑक्सीजन कितनी होती है, 16 ग्राम होती है। तो आप जब इसका द्रव्यमान निकालोगे, वो द्रव्यमान हमेशा इसके द्रव्यमान के बराबर होगा, और दोनों तरफ कितना है, 80-80 ग्राम। इसका मतलब है ये रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है। जब यहां पे दोनों तरफ की रिएक्शन का जो वजन होता है बराबर हो जाए, द्रव्यमान बराबर हो जाए, तो वो रिएक्शन हमारी बैलेंस होती है। और बैलेंस रिएक्शन को ही हम क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ये तरीका होता है कि जो दी गई रिएक्शन है वो सही है कि गलत है। और ये तरीका मैं समझाऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे हम यहाँ पे द्रव्यमान को निकाल के भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है बालक। तो ये है नियम कौन सा, जिसे बोलते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसके बाद यहां पे व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जोसेफ प्रॉस्ट। जोसेफ प्रॉस्ट का ये कहना है भैया, सुनो ध्यान से, क्या कहना है इनका, जरा समझो यहां से। इनका कहना है कि आप जब भी किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, सुनो ध्यान से, आप जब भी किसी कंपाउंड का निर्माण करते हैं, किसी भी यहां पे हम बात करते हैं साथ ही यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यौगिक के निर्माण के अंदर जो अनुपात होते हैं, देखो ध्यान से, अनुपात जो होता है, जो रेशियो होता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। रेशियो कैसा रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे मैंने बताया, जैसे पानी है, जैसे मैं एग्जांपल देखो समझाता हूं पानी के बारे में। अब इन्होंने बताया साथियों पानी जो है वो क्या फॉर्मूला हमारे पास में, H2 है। इसका निर्माण यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हमारे पास में 1 ऑक्सीजन से हुआ है। मतलब कैसे हुआ, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से हुआ है। अब हाइड्रोजन का वजन कितना होता है बताओ जल्दी से। तो हाइड्रोजन होता भी है 1 ग्राम। अब देखो हाइड्रोजन कितना होता है साथियों, हाइड्रोजन होता है हमारे पास में 1 ग्राम। तो 2 इंटू यहाँ पे 1 कर दोगे, है ना। और ऑक्सीजन कितना है, 1 इंटू यहाँ पे 16 ग्राम होता है। तो ये 2/16 हो जाएगा, और 2/16 कितना बनेगा हमारे पास में, 1/8। इसका मतलब ये है, देखो ध्यान से, कि पानी जब भी बनेगा तो पानी का जो अनुपात होगा द्रव्यमान के हिसाब से, पानी जो बनेगा तो पानी का जो द्रव्यमान होगा अनुपात के हिसाब से वो कितना बनेगा, 1/8 बनेगा। समझ छोटी सी बात। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होना चाहिए द्रव्यमान के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए। ये कभी भी नहीं बदल सकता। तो इसी को कहा जाता है क्या, इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। तो हमारी केमिस्ट्री में नाबालक ये 2 नियम हैं, और इन 2 नियम से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं। अभी मैं एक काम करूंगा, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले करा देता हूं कि हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। ठीक है बालक, क्लियर सारी बात है। तो क्या यहां तक किसी प्रकार से दिक्कत तो नहीं है कि हमारी केमिस्ट्री में 2 मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। एक होता है हमारे पास में जिसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं साथियों, पहला बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा कौन सा, निश्चित अनुपात का नियम। आपसे पूछेंगे बताओ कि किसने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया, तो आंसर है एंटोनी लेवेजायर ने। किसने निश्चित अनुपात का नियम दिया है, तो आंसर है जोसेफ प्रॉस्ट ने। ठीक है, तो जोसेफ प्रॉस्ट ने यहां पे दिया ये 2 नियम।
मतलब ये नियम दिए। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को जरा देख लो। चलो, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, फटाफट फटाफट बताओ, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो हमारे यहां पे खत्म हो जाएंगे, है ना। इजी क्वेश्चंस है, बताओ जल्दी से। या नेट का क्या समस्या है इसकी आ रही है? बताओ भैया जल्दी से इसका आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किस अणुओं के बीच में आकर्षण का जो बल है, कि किसके अंदर, देखिए साथियों, आकर्षण का जो बल है वो सबसे ज्यादा होने वाला है। अब आप जानते हैं कि आकर्षण का जो बल है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। तो सॉलिड की बात यहां पे की जा रही है कि नहीं। अब ये बताओ कि इनमें से सॉलिड कौन सा दिया गया, लगा दो जल्दी इस ऑप्शन के अंदर। देखो तो लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है और सॉलिड है। तो सबसे ज्यादा भैया किस में होने वाला है? देखिए तो आंसर है सॉलिड में। इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास में होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास पास में होते हैं, है कि नहीं? आप समझ गए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, गैप किसमें ज्यादा होगा सबसे ज्यादा? तो गैप सबसे ज्यादा होने वाला है किसमें? यहां पे गैस में। लेकिन अट्रैक्शन की बात करते हैं, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन किसमें भैया? ठोस में ज्यादा है। चलो बताओ जल्दी से कि पदार्थ के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया किसके बारे में? पदार्थ के बारे में, कि कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द मैटर, कि कौन सा यहां पे पदार्थ के बारे में सही नहीं दिया गया। बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। पदार्थ के बारे में सही नहीं है, पदार्थ के बारे में सही नहीं है, बताओ। कि पदार्थ के कणों के बीच में कोई भी आकर्षण का बल नहीं होता, बेटा पहला वाला ही गलत दिया गया। आपको बताऊं कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या रहता है साथियों? आकर्षण का बल रहता है, किसी में ज्यादा है किसी में कम होता है। जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा है, लिक्विड में कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है। तो पहला वाला गलत है। कि पदार्थ के कण जो होते हैं द्रव्य और वायु में सतत स्थानांतरण नहीं होते हैं, तब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव इन लिक्विड एंड एयर। कि जो हम बात करते हैं, देखो जो लिक्विड होती है और जो गैस होती है उसमें गैप मिलता है कि नहीं? जब गैप मिलता है साथियों तो आप कहेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। पदार्थ यहां पे कणों से बना होता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। और पदार्थों के कणों के बीच में अंतर होता है, ये भी सही है। कि सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में ज्यादा होता है, गैस में और ज्यादा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा गलत दिया जा रहा है। बताइए ठोस के कणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या सही पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पे करेक्ट है रिगार्डिंग दी पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के बारे में कौन सा सही दिया गया, हमें ये बताना कि कौन सा यहां पे सॉलिड के बारे में सही है। देखो कि दे मूव रैंडमली, क्या उनके अंदर गति होती है? नहीं होती है भैया, सॉलिड में ज्यादा मात्रा में गति नहीं होती। अगर आप कहेंगे कि क्या उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में गति करते हैं, नहीं करते हैं। उनके बीच में अंतराल ज्यादा होते हैं, ये भी हमारा गलत दिया जा रहा है। उनके बीच में साथियों जो अंतराल होता है वो ज्यादा नहीं होता है, कम कम अंतराल से बने होते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट पूछा गया है कि वे व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, दे अरेंज्ड इन दी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये हमारा बिल्कुल सही है कि उनके अंदर साथियों जो अरेंजमेंट होता है बिल्कुल सही होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मतलब हम जब बात करेंगे ऑर्गेनाइज का बेटा मतलब होता है कि ये बिल्कुल सही सही होते हैं, ठीक है। उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है, ये भी गलत है। उनमें साथियों जो आकर्षण होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। यही रीजन होता है ना बालक कि यहाँ पे जो सॉलिड होती है वो ठोस अवस्था जो होती है वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि उनमें आकर्षण कैसा ज्यादा है। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हमारा गलत दिया जा रहा है। बताइए अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था यहाँ पे तय की जा चुकी है? कितने यहाँ पे कंडीशंस हैं जो पदार्थ की खोजी जा चुकी हैं वैज्ञानिकों के द्वारा? 2, 5, 4, 3। तो सिंपल सी बात है, ये 5 हो जाएगा हमारे पास में। अब आप कहेंगे सर कि हमने तो यहाँ पे 3 पढ़ी है, सॉलिड लिक्विड गैस। नहीं,
आप सॉलिड लिक्विड गैस मत पढ़ो, पहले बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से, है ना, क्लियर सारी बातें। आप यहां पे क्या करोगे साथियों, यहां पे 5 ही करोगे। यहां पे कौन कौन सी है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, तो 5 अवस्थाएं मिलेंगी। बताओ किसके अंदर यहां पे जो डिफ्यूजन है, जो विसरण है, सबसे तेज गति से होता है। देखो मैंने क्या बताया, विसरण क्या होता है साथियों, कि पदार्थों का आपस में मिल जाना। जो हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, जो कण होते हैं, जो कण होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं साथियों, मिल जाते हैं कि नहीं, आपस में क्या होते हैं, देखो मिल जाते हैं, बड़े स्पीड से मिल जाते हैं। तो जब यहां पे कण होते हैं, तो कणों का आपस में मिल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, उसी को हम सिंपल सी भाषा में डिफ्यूजन कहते हैं। अब आप ये बताओ कि कण किसमें ज्यादा तेज गति से मिलते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। मैं बता चुका था कि हम जब बात करते हैं, जो पदार्थ होते हैं जो वो बड़ी आसानी से गैस में मिल जाते हैं। गैस के अंदर गैप ज्यादा होता है, और जिसमें गैप ज्यादा होता है वहां पे मिलने की संभावना कैसे होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किस में मिलती है साथियों, गैस में मिलती है। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे, बताओ कि डिफ्यूजन किस में सबसे ज्यादा होता है, तो गैस में सबसे ज्यादा होता है। फिर उससे कम किस में होता है, बताओ, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है सॉलिड में। हालांकि सॉलिड के अंदर भी पदार्थ मिलते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं मिलते जितनी स्पीड से कहां मिलते हैं साथियों, हम बात करते हैं तो हमारे गैस में मिलते हैं। ठीक है, चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आया था इस साल, इसी साल पूछा गया। देखो मैंने जब बच्चों से बातचीत की ना, तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारे एनालिसिस में मदद की है। तो उन्होंने बताया कि सर एक ऐसा क्वेश्चन आया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने बना दिया है, और एग्जैक्टली देखा है। तो मैंने 2-3 बच्चों से बात करने के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ठीक है, बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा कारक होता है जो वाष्पीकरण की दर को सबसे कम करता है। ये पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिड्यूस द रेट ऑफ द एवोपरेशन। कौन सा होता है साथियों कारक जो वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कम करता है, तो वाष्पीकरण की दर को यहां पे कम करता है। इनमें से कौन सा कारक ऐसा है जो वाष्पीकरण को बढ़ाएगा या वाष्पीकरण को कम कर देगा, तो वाष्पीकरण को कम कर देगा। बताओ जल्दी से, ये तापमान में वृद्धि होती है, यहां पे नमी होती है, सतह के क्षेत्र में बढ़ोतरी से, या फिर हम जब बात करते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखो अगर 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 तापमान में वृद्धि होगी तो हमारा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बढ़ेगा, है ना। अगर यहां पे नमी होती है, नमी को बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी होती है। तो उससे यहां पे वाष्पीकरण क्या होता है भैया, कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। मान लो कि बरसात के बाद यहां पे कपड़े बहुत लेट सूखते हैं, ठीक है। सतह के क्षेत्र में वृद्धि करने से अगर किसी कपड़े को फैला दिया जाएगा, तो कपड़े को फैलाने से यहां पे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, मतलब इसके अंदर भी यहां पे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। हवा की गति में वृद्धि से, अगर हवा तेज चलती है तो हवा की वृद्धि तेज होने से साथियों कहीं ना कहीं वाष्पीकरण भी क्या होता है, तेज हो जाता है। समझ में आ गई छोटी सी बात, कंफर्म है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही नहीं है इसका, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताओ जल्दी से कि इनमें से कौन सी एक सतह की घटना है। पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमिना। इनमें से कौन सी यहां पे साथियों एक सतह की घटना मानी गई है, इनमें से कौन सी एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। पूछा के बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सरफेस फिनोमिना। देखो सरफेस फिनोमिना की बात करते हैं तो हमारे आरआरबी ग्रुप डी में साथियों क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, मतलब इसी साल पूछा गया है। पहले बता रहा हूं, इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सरफेस फिनोमिना की बात करते हैं, आपको बताऊं कि सरफेस फिनोमिना जो होती है वो होती है हमारे पास में एवोपरेशन, जिसे बोलते हैं वाष्पीकरण। क्योंकि जब भी यहां पे पानी का वाष्पीकरण होता है साथियों, हमेशा कहां से होता है, सतह से होता है, ये कभी भी यहां पे अंदर से नहीं होगा। तो इनमें से कौन सी यहां पे सरफेस की फिनोमिना पूछी गई है, तो सरफेस की फिनोमिना हमारे पास में कौन सी बेटा, वाष्पीकरण की हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। चलो नेक्स्ट बताओ जल्दी से कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। देखो पूछा गया हमसे एग्जामिनेशन में कि व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन कॉल्ड फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। आप जब यहां पे तरल अवस्था से गैस में जाते हैं, तो तरल अवस्था से गैस में जब जाते हो उसे क्या कहते हैं साथियों, तरल अवस्था से गैस में जाते हैं, तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में जाने वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को साथियों कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, है कि नहीं, कंफर्म है। चलो नेक्स्ट बताओ, एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बताओ कि क्वेश्चन पूछा गया है कि तरल अवस्था से गुजरे बिना
एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लो कि आप यहां पे किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में लेके जा रहे हैं बिना तरल बनाए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथियों? इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। मैं बता चुका हूं, कंफर्म है सारी बातें। आप देखो कि मैंने जो पढ़ाया था उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चंस आर द प्रूफ। हमने जो कंसेप्ट पढ़े ना बालक, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको कोई भी अलग से चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सत्यांश क्या बनेगा हमारे पास में? ऊर्ध्वपातन बनेगा, सब्लिमेशन बनेगा। समझ गए? चलो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। लेट पुराना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो द्रव्य के ठोस में परिवर्तन की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट किया जाता है। अब लिक्विड को सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को साथियों कहते हैं हम लोग सिंपल सी भाषा में क्या? हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। इसको जरा समझिएगा, ठीक है सर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऐसा बोल रहे हो क्या? देखूं मैं? हाँ बेटा ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही बात है। तुमने कमेंट थोड़ा सा लेट किया है। चलो बताओ, इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा साथियों स्थिर अनुपात के नियम को बताया गया था? कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहां पे बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में? मैंने अभी भी बताया आपको कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है हमारे पास में? जोसेफ प्रॉस्ट है। कौन से? जोसेफ प्रॉस्ट है। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने किसके बारे में बताया? यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। कंफर्म है सारी बातें, गलती बिल्कुल मत करना। मैं बता चुका हूं साथियों, जोसेफ प्रॉस्ट ने बताया कि हर वस्तु बनती है तो हर पदार्थ जो बनेगा उसका अनुपात कैसा रहता है? फिक्स रहता है, ठीक है। अब उसी को लेके हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने उनको देखो ध्यान से। जैसे आप समझो, क्वेश्चन को पहले सुनना ध्यान से कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात बताओ। देखो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है। देखो तो आपको मैं बताऊं साथियों, जो अमोनिया बनती है वो कैसे बनती है? तो अमोनिया साथियों बनती है हमारे पास फॉर्मूले से जिसका नाम है NH3। इसमें एक तो हमारे पास नाइट्रोजन होगा और 3 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो हमें अनुपात किसमें निकालना? अनुपात निकालना द्रव्यमान में। अब सुनो, नाइट्रोजन का साथियों जो वजन होता है वो होता है हमारे पास में 14 ग्राम। नाइट्रोजन होती है 14 ग्राम की, हाइड्रोजन होती है हमारे पास में 1 ग्राम की, ठीक है। तो हाइड्रोजन होती है कितनी भी हमारे पास में? 1 ग्राम की। ये सीधे सीधे वजन है, मतलब द्रव्यमान है इसका। अब देखो एक नाइट्रोजन है तो 1 इंटू यहां पे 14 कर दोगे। यहां पे किससे रेशियो निकालना है हमें? हाइड्रोजन से निकालना। 3 इंटू 1 कर दोगे तो सीधे सीधे आंसर बनेगा हमारे पास में 14/3। मतलब जब भी अमोनिया बनेगा तो अमोनिया बनते समय जो अनुपात है वो कितना होगा हमारे पास में? 14/3 होगा। तो आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। समझ गए छोटी सी बात को? 3/14 नहीं होगा बेटा, इसका आंसर 14/3 होगा, ठीक है। समझ गए? तो ये क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार, देखो वही पूछा कि द्रव्यमान के अनुसार। अब देखो हमारे पास पूछा गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां पे एक कैल्शियम है एक ऑक्सीजन है, यही तो पूछा गया है। अरे बोलो ना हाँ या ना, ये तो पूछा गया है। कैल्शियम साथी होता है कितना? देखो 40, ऑक्सीजन होता है 16। काट दो भैया, तो ये बनेगा हमारे पास में 5/2। 5/2 बनेगा। तो आपने इसको 8 से काट दिया ना, 8 पंजे यहां पे 40, 8 दूली 16, तो 5/2 बनेगा। तो 5/2 किस में दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सर हमें यहां पे मास कैसे पता चलेगा? देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जब थोड़ा सा पढ़ोगे ना आगे तो मास चीजें याद हो जाएंगी, नहीं तो कुछ चीजें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। मैं भी टेबल दे दूंगा, उसमें याद कर लेना, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुपात क्या होगा? द्रव्यमान के अनुसार क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन की बात करते हैं, सॉरी पानी की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम, हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, तो बनेगा 2। पानी होता भी है 16, तो आंसर बनेगा हमारे पास में 1/8, है ना। तो 1:8 इज द राइट आंसर। तो 1:8 इज द राइट आंसर। ठीक है बालक, समझ गए छोटी सी बात को? तो हमारे इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो यहां पे बनते हैं। चलिए, तो मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है साथियों मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है और इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने सारे के सारे कंसेप्ट को समझा। तो हमने देखिए साथियों यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया, हमने यौगिक के बारे में पढ़ लिया,
अब मैं आपको साथी जो पढ़ाऊंगा मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। हम यहाँ पे मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उससे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे पदार्थों को अलग किया जाता है, कैसे कंपाउंड्स को अलग करते हैं। तो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी है। जल्दी से बताओ सबके सब कमेंट के अंदर, क्या यहां तक की बातें चमकी है कि नहीं चमकी है, बोलो हाँ या ना। क्लियर है। अच्छा, आपको मैं बता दूं साथियों कि बायोलॉजी का जो नया टाइम है वो कौन सा है। तो बायोलॉजी का साथियों जो नया टाइम है, मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी का जो नया टाइम है साथियों वो है शाम के 7 बजे। तो शाम के 7 बजे देखो, अभी मेरी क्लास होने वाली, लाइव होने वाली, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं कि बायोलॉजी को मैंने इसलिए शाम को किया है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सुबह सुबह बेटा मेरी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, और मैं आपको बहुत बड़ी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूट्यूब पे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और जो बच्चे नहीं देख पाए वो देख लीजिएगा। बाकी शाम के 7 बजे साथियों मेरी यहाँ पे क्लास होने वाली बायोलॉजी की लाइव। जो क्लास हमारी सुबह 11 बजे होती थी वो मैंने शाम के 7 बजे कर दी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।